नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश भर से जुड़ी हुई तमाम खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सरकारी अधिकारी कर्मचारी की लेट लतीफी पर लगेगी लगाम। मोबाइल बायोमेट्रिक से होगी अब रोज सुबह शाम हाजिरी। इलाज कराने आने वाले मरीज और उनके परिजनों से अवैध उगाही पर अब लगेगी रोक। सिम्स प्रबंधन ने शिकायत करने के लिए जारी किया मोबाइल नंबर। एसआईआर मैपिंग में हुई लापरवाही, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष का नाम हुआ जिले से बाहर। और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जिले के कई थानों में बदले प्रभारी, कुछ शिकायतों के आधार पर तो कुछ परफॉर्मेंस से निपटे। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर जिले के सभी सरकारी दफ्तरों में अब कामकाज और हाजिरी दोनों ही सख्ती से मॉनिटर होंगे। 1 जनवरी से मोबाइल आधारित बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम अनिवार्य रूप से लागू किया जा रहा है। यह सिस्टम सीधे सैलरी प्रबंधन से जुड़ा रहेगा, यानी अगर कोई कर्मचारी देर से दफ्तर पहुंचता है या अनुपस्थित रहता है तो वेतन में अपने आप कटौती हो जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के बाद कलेक्टर ने जिले के सभी विभागों को तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। अब से हर कर्मचारी को सुबह दफ्तर पहुंचते ही और शाम को निकलते समय मोबाइल ऐप के जरिए उपस्थिति लगानी होगी। खास बात यह है कि ये ऐप सिर्फ कार्यालय परिसर या 100 मीटर की सीमा के भीतर ही काम करेगा, जिससे घर या बाहर से हाजिरी लगाने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी। कलेक्टर संजय अग्रवाल के अनुसार मंत्रालय में ये सिस्टम 1 दिसंबर से सफलतापूर्वक चल रहा है, इसलिए अब इसे जिलों में भी लागू किया जा रहा है। प्रशासन का मानना है कि इस व्यवस्था से समय पालन बढ़ेगा, कामकाज में पारदर्शिता आएगी और कर्मचारियों की जवाबदेही भी मजबूत होगी। नई तकनीक का मकसद सरकारी दफ्तरों की कार्य संस्कृति को और बेहतर बनाना है। बिलासपुर जिले में इस साल 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जिले के प्राइवेट स्कूलों में बनाए गए बोर्ड परीक्षा केंद्र अब बंद किए जाएंगे। जिला शिक्षा अधिकारी के अनुसार इस बार नए सेंटर नहीं बनेंगे। साथ ही जिन निजी स्कूलों में सालों से बोर्ड परीक्षाएं आयोजित होती थी, अब वहां पर भी परीक्षाएं नहीं होंगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने यह बड़ा फैसला नकल की शिकायतों और कई विवादित परीक्षा केंद्रों को ध्यान में रखते हुए लिया है। पहले भी कुछ निजी स्कूलों को लेकर लगातार इस तरह की शिकायतें आती रही है। इसी कारण माशिम ने प्राइवेट स्कूलों के सेंटर खत्म कर उनके बदले नजदीकी सरकारी हाई स्कूल या फिर हायर सेकेंडरी स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाने का निर्णय लिया है। अधिकारियों को इसका प्रस्ताव बनाकर भेजने के निर्देश दिए गए हैं। जिले के 3 निजी स्कूल ऐसे हैं जिनका सेंटर बंद होना लगभग तय माना जा रहा है। वहीं बोर्ड परीक्षा की तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। इस बार फरवरी से शुरू होने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में जिले से कुल 37,194 विद्यार्थी शामिल होंगे। 10वीं बोर्ड में 431 स्कूलों की 22,272 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे, जबकि 12वीं बोर्ड में 285 स्कूलों के 14,922 विद्यार्थी शामिल होंगे। अधिकारियों का कहना है कि नई सेंटरों की घोषणा जल्द ही की जाएगी ताकि परीक्षार्थियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। शासकीय विद्यालय वहाँ पर परीक्षा केंद्र नहीं बनाने का फैसला लिया है, लेकिन शहर के जो स्कूल हैं यहाँ पर बड़े स्कूल हैं जहाँ पर दर्ज संख्या अधिक है, वहाँ पर सेंटर रहेंगे। तो इस तरह का जो आदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा दिया गया है उनका पालन जिला में किया जा रहा है। बिलासपुर कलेक्टर के सख्त निर्देश के बाद जिले के धान खरीदी केंद्रों में की गई जांच में गंभीर लापरवाही सामने आई है। धान के सुरक्षित भंडारण के लिए तय किए गए मानकों का कई केंद्रों में पालन ही नहीं किया गया था। उपायुक्त सहकारिता, खाद्य नियंत्रक और सहकारिता विस्तार अधिकारी की संयुक्त टीम ने बिल्हा ब्लॉक के बोदरी, बिटकुली, गुमा, बरतोरी और बिल्हा केंद्रों का निरीक्षण किया। जांच में ये पता चला कि कई केंद्रों में धान को रखने के लिए जरूरी ड्रेनेज का इस्तेमाल नहीं किया गया था। वहीं स्टैकिंग भी पूरी तरह से नियमों के खिलाफ पाई गई। ये धान की सुरक्षा के लिए बेहद गंभीर लापरवाही मानी गई। लापरवाही सामने के आने के बाद प्रशासन तुरंत एक्शन मोड में आ गया। धान खरीदी केंद्रों के प्रभारियों के साथ ही बिल्हा ब्रांच के शाखा प्रबंधक लक्ष्मण कौशिक और पर्यवेक्षक हितेश सलूजा को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। उधर निरीक्षण के दौरान गुमा
धान खरीदी केंद्र के प्रबंधक शरद कश्यप बिना अनुमति के अनुपस्थित मिले। कलेक्टर के निर्देश पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। प्रशासन ने साफ कहा है कि भंडारण सुरक्षा में लापरवाही किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इधर बिलासपुर जिले में अवैध धान भंडारण और खरीदी पर रोक लगाने प्रशासन की सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। इसी अभियान के तहत संयुक्त जांच दल ने ग्राम पचपेड़ी में गोलू गुप्ता के गोदाम पर छापेमारी कर 75 कट्टी यानी कि करीब 30 क्विंटल अवैध धान जब्त किया है। टीम को सूचना मिली कि बिना किसी कागजात के अवैध रूप से धान का संग्रह कर उसका व्यापार किया जा रहा है और संभवतः इसे साठ गांठ कर आसपास की किसी सोसाइटी में खपाने की तैयारी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर के निर्देश पर तुरंत छापामार कार्रवाई की गई, जिसके दौरान पूरा स्टॉक जब्त कर लिया गया। जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि ये कार्रवाई राजस्व विभाग के नेतृत्व में खाद्य और मंडी विभाग की संयुक्त टीम ने की है। मंडी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज करते हुए आगे की कानूनी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। धान खरीद अवधि में अवैध भंडारण, खरीदी और परिवहन पर पूरी निगरानी रखी जा रही है और ऐसे मामलों के खिलाफ अभियान आगे भी सख्ती से जारी रहेगा। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में लगातार अवैध वसूली की शिकायतें सामने आने के बाद अब अस्पताल प्रबंधन जो है वो सख्त हो गया है। कई बार चेतावनी देने के बाद भी कुछ कर्मचारी मरीजों और उनके परिजनों से पैसे मांगते हुए पकड़े जा चुके हैं। इसी वजह से सिम्स प्रबंधन ने अब अस्पताल परिसर में एक शिकायत नंबर वाला बोर्ड चस्पा कर दिया है ताकि कोई भी मरीज किसी भी तरह की अवैध वसूली की तुरंत शिकायत कर सके। जानकारी के अनुसार सिम्स में रोजाना हजारों मरीज इलाज के लिए आते हैं। OPD में रोज करीब 1000 मरीज पहुंचते हैं और करीब 600 से 700 मरीज हर समय भर्ती रहते हैं। इस दौरान कई तरह की जांच जैसे कि MRI, CT स्कैन, एक्सरे और अलग अलग लैब टेस्ट कराए जाते हैं। इसी जांच की प्रक्रिया के दौरान कुछ कर्मचारी मरीजों को गुमराह कर उनसे पैसे मांगते हैं। प्रबंधन ने ऐसे कर्मचारियों को पहले पकड़कर चेतावनी दी थी, लेकिन मामला नहीं रुका। लगातार बढ़ती शिकायतों को देखते हुए अब सिम्स प्रबंधन ने सख्त कदम उठाया है। अस्पताल में जगह जगह एक मोबाइल नंबर लगाया गया है। मरीज या परिजन यदि इलाज के नाम पर या जांच के नाम पर किसी भी तरह की कोई भी बहाने पैसे मांगने की घटना होती है तो इस नंबर पर तुरंत शिकायत कर सकते हैं। आपको बता दें कि शिकायत मिलते ही प्रबंधन सीधे कार्रवाई करेगा। सिम्स प्रबंधन का कहना है कि मरीजों की सुरक्षा और उनकी सुविधा सबसे पहले है, इसलिए अवैध वसूली किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर आपके साथ भी इस तरह की घटना होती है तो आप 7587486407 पर कॉल करके इसकी जानकारी दे सकते हैं। आपको बता दें कि सिम्स प्रबंधन का मानना है कि इससे सीधे कार्रवाई होगी और इससे जो सबसे पहले जो चीज़ होगी वह है कि किसी भी जो वसूली करने वाला कर्मचारी है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। उगाही को रोका जाएगा, पारदर्शिता बढ़ाई जाएगी और मरीजों को सुरक्षित चिकित्सा सेवा मिल सकेगी। बिलासपुर में जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने राज्य सरकार के PG मेडिकल सीटों को लेकर जारी आदेश के विरोध में जोरदार सांकेतिक प्रदर्शन किया। जूडा का आरोप है कि सरकार ने राज्य के लिए 50% PG मेडिकल सीटों को घटाकर केवल 25% कर दिया है और ऑल इंडिया कोटा को 75% तक करने का फैसला लिया है, जिससे न सिर्फ वर्तमान PG छात्रों बल्कि UG और प्री PG छात्रों को भी गंभीर नुकसान होगा। इस मौके पर जूडा के प्रतिनिधियों ने कहा कि छात्रों के भविष्य की पढ़ाई और करियर पर सीधा इसका असर पड़ेगा और इसलिए ये कदम पूरी तरह से अनुचित है। जूडा ने प्रशासन से आदेश तुरंत वापस लेने की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो संगठन चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेगा, जिससे बड़े पैमाने पर प्रदर्शन और रैलियां भी शामिल होंगी। संगठन ने यह भी स्पष्ट किया है कि उनका विरोध शांतिपूर्ण है, लेकिन अगर सरकार ने नजरअंदाज किया तो वे अपने आंदोलन को और व्यापक और निर्णायक बनाएंगे। जूडा के इस प्रदर्शन में कई डॉक्टर और मेडिकल छात्र भी शामिल हुए, जिन्होंने
प्ले कार्ड और बैनर लेकर सरकार के फैसले का विरोध किया। उनका कहना था कि इस फैसले से राज्य और देश के मेडिकल शिक्षा प्रणाली के जो नियम है उसमें असंतुलन पैदा होगा और छात्रों के अधिकारों की भी अनदेखी होगी। सिम्स के यूजी और पीजी आज हम सिम्स के यूजी पीजी स्टूडेंट एक जगह एकत्रित हुए हैं और सांकेतिक रूप से हम छत्तीसगढ़ के सरकार के नए नियमों के विरुद्ध हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, जो कि पीजी सीट को लेकर के है। पीजी सीट जो पहले 50% ऑल इंडिया की होती थी और 50% इंस्टीट्यूट जो छत्तीसगढ़ में जो आयुष यूनिवर्सिटी है उसमें पढ़ने वाले MBBS स्टूडेंट के लिए होती थी, लेकिन अभी सरकार ने उसको घटा करके 25% कर दिया गया है। मतलब इंस्टीट्यूट से पढ़ने वाले MBBS स्टूडेंट और जा करके 2 साल दूरस्थ क्षेत्रों में बॉन्ड करने वाले स्टूडेंट, इसके लिए घाटा है। और इसमें पीजी की सीट उनके लिए घट कर रह गई है 25% और ऑल इंडिया के लिए और बाकी स्टेट के लिए ये हो गई है 75%। तो हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि जो पहले जो 50% सीट स्टेट के लिए रिजर्व थी वो दोबारा हमको मिले। बिलासपुर के नेहरू चौक में सड़क सुरक्षा को लेकर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जी हां, SBT महाविद्यालय और राष्ट्रीय सेवा योजना की टीम ने मिलकर ये अभियान चलाया, जिसमें लोगों को सड़क सुरक्षा के महत्व के बारे में सरल और सीधी भाषा में समझाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत देशभक्ति गीतों के साथ हुई। युवाओं ने गीतों के माध्यम से लोगों को ये संदेश दिया कि जीवन अनमोल है और सड़क पर छोटी छोटी लापरवाही भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। कॉलेज की NSS इकाई ने राहगीरों को रोककर उनसे अपील की कि वे बिना हेलमेट गाड़ी न चलाएं और 2 पहिया वाहन चलाने से पहले हमेशा सुरक्षा नियमों का पालन करें। टीम ने आने जाने वाले लोगों से कहा, हेलमेट आपकी सुरक्षा ढाल है, इसे पहनना आपकी जिम्मेदारी है। ओवर स्पीडिंग ना करें, शराब पीकर गाड़ी न चलाएं और यातायात संकेतों का पालन करें। कार्यक्रम के दौरान युवाओं ने जनसंदेश बोर्ड, पोस्टर और नारे दिखाकर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। कई राहगीरों ने खुद आगे आकर हेलमेट पहनने और यातायात नियमों को अपनाने का संकल्प भी लिया। NSS के स्वयंसेवकों ने बताया कि अभियान पूरे शहर में अलग अलग जगहों पर चलाया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सड़क सुरक्षा के महत्व को समझ सके। कार्यक्रम में ये भी बताया गया कि सिग्नल तोड़ना, गलत दिशा में वाहन चलाना और मोबाइल फोन पर बात करते हुए ड्राइव करना बेहद खतरनाक है। टीम ने लोगों से अपील की है कि वे खुद भी नियमों का पालन करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। भारत माता की जय, वंदे सड़क पे आप जब भी चले यातायात नियमों का पालन करें, अपने साथ साथ दूसरे भी सही यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखें। कि आज के समय में सुरक्षित यातायात एक चुनौती बनी हुई है और इससे निपटने के लिए शासन, प्रशासन साथ साथ यातायात हर संभव प्रयास कर रहा है, फिर भी हमें वो वांछित सफलता नहीं मिल पा रही है। हमारे बिलासपुर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदरणीय श्री रजनीश सिंह सर ने एक विशेष अभियान चलाया है, चेतना, जो बहुत देसी है। उनमें से एक चरण उसका यातायात का है। इसके अंतर्गत विभिन्न शैक्षणिक संस्थान, तमाम समिति, संगठन, NGO तथा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी भी इसमें भाग ले रही है और जन जन तक हम सुरक्षा के नियम पहुंचा रहे हैं। इसी क्रम में जीवधारणी फाउंडेशन के द्वारा 1 सप्ताह तक विभिन्न चौक चौराहों में लोगों को विभिन्न प्रकार से यातायात के नियम बताने का हम प्रयास कर रहे हैं, जैसे बाएँ लेफ्ट खाली छोड़ें, हेलमेट पहन चलें, नशा से दूर रहें, मोबाइल से बातें करते वाहन ना चलें, छोटे बच्चों को गाड़ी ना दें, आदि आदि। हमने यातायात जागरूकता हमारी फाउंडेशन के ऊपर से के तत्वाधान में रखा गया है और इसमें हम 1 सप्ताह तक, आज हमारा दूसरा दिन है, कल CMD चौक पे था, अब विभिन्न महाविद्यालयों के जो NSS NCC के बच्चे हैं उनको इसमें सम्मिलित किया जा रहा है, नागरिकों को सम्मिलित किया जा रहा है और हम शहर के लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि जो हमारे जो नियम है, यातायात के नियम हैं, उनका पालन करें और सुरक्षित रखें। इसके मुख्य कई बिंदु हैं जिस पे हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं, जैसे हेलमेट लगाना है, रॉन्ग साइड नहीं जाना है, लेफ़्ट को फ्री करना है। इस तरह से कई जो समस्याएं शहर में ट्रैफिक की वजह से जो रहती है या ट्रैफिक में रहती है, उनको ज़्यादा हम इस पर जोर दे रहे हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना जो अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय परिवार है, वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। डॉक्टर मनोज सिन्हा के नेतृत्व में हम लोग आज यहाँ पे नेहरू चौक पर
विभिन्न विद्यालयों और महाविद्यालयों के राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक उपस्थित हैं और ये शहर का सबसे बड़ा चौराहा है। तो जो यहाँ पर वाहन चलाते आ रहे हैं जा रहे हैं लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक कर रहे हैं। उन सबसे आह्वान कर रहे हैं कि वो हर कीमत पर सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें, अपना और दूसरों का जीवन सुरक्षित रखें, क्योंकि जान है तो जहान है। नेहरू चौक में चलाया गया ये प्रयास वाकई काबिले तारीफ रहा। युवाओं का जोश और लोगों का सहयोग देखकर साफ दिखा कि अगर समाज मिलकर प्रयास करे तो सड़क दुर्घटनाओं को काफी हद तक रोका जा सकता है। कार्यक्रम का संदेश साफ है, सुरक्षित रहे, नियमों का पालन करें, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके अपनों के लिए कीमती है। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर में सरकंडा अरपापार क्षेत्र में ट्रैफिक पुलिस व नगर निगम के संयुक्त अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान छोटे दुकानदारों, फल सब्जी ठेले लगाने वालों और गुमटी संचालकों पर कार्रवाई की गई, जबकि स्थानीय लोग व प्रभावित व्यापारी आरोप लगा रहे हैं कि साल भर कुंभकर्णी नींद में रहने वाला विभाग साल के आखिर में केवल टारगेट पूरा करने और दिखावा करने के लिए ऐसा अभियान चलाता है। महामाया चौक से इंदिरा सेतु तक सड़क किनारे खड़े वाहन और बड़ी दुकानों के बाहर किए जा रहे अतिक्रमण को देखकर भी लगातार यही सवाल उठ रहा है कि कार्रवाई चुनिंदा लोगों पर ही क्यों हो रही है। एक चाय ठेले वाले जिसका केवल धूप से बचाव के लिए लगाया गया छोटा सा तंबूनुमा शेड तोड़ा गया, उसने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य सही है, यातायात को अतिक्रमण मुक्त करना चाहिए, लेकिन फिर कार्रवाई 1-2 ठेलों वालों तक ही सीमित क्यों रह गई है। हमारा ठेला तोड़ा गया लेकिन बाकियों को छोड़ क्यों दिया गया, ये कैसा न्याय है? ऐसा सवाल छोटे व्यापारी बार बार पूछ रहे हैं। वहीं ट्रैफिक डीएसपी एसएस परिहार से जब पूछा गया कि कुछ ही पर कार्रवाई की जा रही है और आरोप भी लग रहे हैं कि इस कार्रवाई पर कुछ को ही तोड़ा जा रहा है और कुछ को छोड़ा जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि कार्रवाई सब पर हो रही है, सभी को साथ देने की जरूरत है ताकि यातायात सुगम बना रहे। लोगों को यातायात में कोई भी अवरोध ना आए, इसको लेकर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय का स्पष्ट निर्देश है कि जितने भी चाहे यातायात के हो, चाहे पुलिस विभाग के हो या नगर निगम, सब लोग एक कंबाइन वो करें और पैदल पेट्रोलिंग करें। जहाँ भी इस तरह का अतिक्रमण है या किसी भी प्रकार का जिससे कि पार्किंग में असुविधा हो रही है या किसी भी प्रकार का यातायात में अवरोध हो रहा है, उसको हटाया जाए। कोई मारपीट भी नहीं हुआ था, कुछ भी, मैं तो वहाँ स्वयं था, मारपीट नहीं हुआ था। वो लोग मतलब हटा नहीं रहे थे, है ना। एक तो आप रास्ते में रहोगे, गलत करोगे और ऊपर से इस तरह की बात भी करोगे, वो चीज़ें कहीं भी ठीक नहीं है। आप भी शहर में रहते हो, ये हर एक की जिम्मेदारी है। सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए लगातार निगम की टीम अपना कार्यवाही जारी रखी हुई है। आज नूतन चौक सरकंडा की ओर कार्यवाही की जा रही है। यहाँ पे कुछ ठेले और गुमटी वाले यहाँ पे मौजूद है। अब इनका कहना क्या है, आइए इन्हीं से जान लेते हैं। अभी यातायात और पुलिस और निगम की टीम पहुँची हुई थी, तोड़ा जा रहा था जो आप अतिक्रमण किए हुए थे। आपको इसको लेकर क्या कहना है, क्या वो सही कर रहे हैं या आपको लगता है गलत हो रहा है? उनका काम गलत नहीं है सर, उनका काम सही है, ठीक है। हम उनके बराबर हर चीज़ साथ है। उनके आने के पहले अब अतिक्रमण जो थोड़ा बहुत दुकान लगाए भी थे वो पली पट्टी के अंदर, उसको भी हम हटा दिए थे, लेकिन वो अभी यहाँ पे आए तो दुकानों को देख देख के, लोगों को देख देख के कार्रवाई कर रहे हैं। मेरा दुकान देखिए, कैमरा को बताइएगा सर, मेरे दुकान को तोड़ दिए हैं। एक बार दिखा दो, आप बोलते रहो ना, आप बोलते। हाँ, मेरे दुकान को तोड़ दिए हैं और यहाँ से सीपा चौक कितनी सारी दुकानें हैं, वो दुकानों को नहीं तोड़े हैं। लोग देख के, चेहरा देख के दुकान खुली है, अभी करेंट टाइम में भी दुकान खुली है, अभी दुकान देख देख के दुकानों को तोड़ा जा रहा है। तो आपका कहना है कि गिने चुने लोगों की ही दुकानों को तोड़ा जा रहा है, बाकियों को छोड़ा जा रहा है? हाँ, गिने चुने दुकानों को ही तोड़ा जा रहा है। क्या नाम है आपका? बबलू यादव सर। बबलू का कहना है कि बाकी दुकानों को छोड़ा जा रहा है और गिने चुने दुकानों को तोड़ा जा रहा है। क्या नाम है आपके? आपकी भी दुकान है? हाँ, भारती यादव नाम है मोर। मोरो दुकान ला तोड़ दिए है वह, बाकी के दुकान टूटे नहीं है वह, हम दो जन के दुकान तोड़ दिए है वह। यही में हमारा रोजी रोटी चला थे, हम तो भूख मारे के नौबत आ गए। अपन प्रशासन से क्या मांग कर रहा था? डब्बू है अभी बाकी प्रशासन से क्या मांगा था? हम दुकान मांगा था ना, हमारा सही सलामत, हम दुकान हमारा सही सलामत बना के दे या फिर हमारा जगह दे, धंधा पानी। क्या नाम है? भारती यादव नाम है हमारा। भारती जी का भी कहना है कि चुन चुन के दुकानों को तोड़ा जा रहा है, केवल 2 ही दुकानों को यहाँ तोड़ दिया गया और बाकियों को छोड़ दिया गया है।
तो कार्रवाई हो तो सही से हो। हम भी चाहते हैं कि किसी को दुख ना हो। इनका भी कहना है कि हम साथ दे रहे हैं, हम प्रशासन खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर कार्रवाई की जा रही है तो सबके लिए बराबर होनी चाहिए। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे, ग्रैंड न्यूज। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर में SIR मैपिंग के दौरान सामने आई गंभीर चूक ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष और 2023 के विधानसभा चुनाव में बेलतरा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे विजय केशरवानी का नाम बिलासपुर जिले से गायब पाया गया है। जी हां, हैरानी की बात तो ये है कि 2003 की वोटर लिस्ट से लेकर अब तक वे बिलासपुर में ही मतदाता के रूप में पंजीकृत रहे हैं। इसके बावजूद SIR की बड़ी गलती के कारण उनका नाम भिलाई में मैप कर दिया गया। विजय केशरवानी वर्षों से बिलासपुर में ही निवासरत है और पूर्व में पार्षद, मेयर इन काउंसिल, युवा कांग्रेस तथा भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के जिला अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। एक सक्रिय राजनीतिक व्यक्ति और लंबे समय से स्थानीय मतदाता रहे केशरवानी का नाम बिना किसी प्रक्रिया और सूचना के दूसरे जिले में स्थानांतरित होना गंभीर प्रशासनिक लापरवाही माना जा रहा है, जिससे न केवल बिलासपुर की मतदाता सूची की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं बल्कि आगामी चुनावी व्यवस्था की विश्वसनीयता पर भी असर पड़ता दिखाई दे रहा है। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत बुधवार को बेलतरा में युवा शक्ति को समर्पित एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम बेलतरा विधायक के सदन कार्यालय में संपन्न हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रबल प्रताप सिंह जुदेव और स्थानीय विधायक सुशांत शुक्ला विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और भारत माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पूजा अर्चना के साथ किया गया। पूरे कार्यक्रम में युवाओं का उत्साह और ऊर्जा साफ नजर आई। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष प्रबल प्रताप सिंह जुदेव ने कहा कि युवा भारत की सबसे बड़ी ताकत है। आज देश के युवा शिक्षा, कौशल और नवाचार के माध्यम से भारत को नए रास्ते पर आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी में देश के प्रति गर्व की भावना बनी रहे, इसके लिए संस्कृति और स्वदेशी मूल्यों को मजबूत करना जरूरी है। आत्मनिर्भर भारत का आधार युवा है और युवा ही देश को वैश्विक मंच पर मजबूत पहचान दिला सकते हैं। जुदेव ने ये कहा कि नए भारत की नींव वही युवा रखेंगे जो आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम करेंगे। कार्यक्रम में विधायक सुशांत शुक्ला ने भी युवाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 2047 के आत्मनिर्भर भारत का सपना तभी पूरा होगा जब आज का युवा सिर्फ नौकरी लेने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बने। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का विजन युवाओं के बिना अधूरा है। स्वदेशी अपनाने और देश को आगे बढ़ाने का संदेश देते हुए उन्होंने कहा, हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी, यही संकल्प हमें भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने की दिशा में आगे ले जाएगा। हमारी देश की जितनी भी आवश्यकताएं हैं वो हम दूसरों पे निर्भरता कम करके अपने देश से, अपने उद्योगों से, अपने कारीगरों से, अपने लोगों के माध्यम से हम अपने देश की आवश्यकता को पूर्ण करें। और इसमें युवाओं का जो योगदान है सबसे महत्वपूर्ण है। युवा हमारी देश की ताकत है और आज युवा शिक्षा के माध्यम से और भी अन्य उद्यमों के माध्यम से, स्टार्टअप योजनाओं के माध्यम से देश को मजबूत करने में लगे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वैचारिक क्रांति भी युवाओं को आगे बढ़ाना है, जिसमें जो गुलामी की मानसिकता है उसको दूर करके आने वाली पीढ़ी को हमारे देश पर गर्व होना चाहिए, उसकी संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहिए और एक आत्मनिर्भर भारत की नींव का मजबूत करने के लिए युवाओं ही पहल करें। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की संकल्पना युवाओं के बगैर अधूरी है और भारतीय जनता पार्टी चूंकि राष्ट्रवादी सोच के साथ काम करने वाला दल है, तो हमारी पहली प्राथमिकता है कि मातृशक्ति को और युवा शक्ति को उद्योगों के माध्यम से रोजगारित करना, स्वस्फूर्त वो व्यापार में जुड़ें, इसके लिए करना और स्वदेशी अपनाओ और देश बढ़ाओ। बचाओ के नारे के साथ नहीं, हम देश बढ़ाने की परिकल्पना के साथ काम कर रहे हैं। तो स्वदेशी, हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी, इस परिकल्पना और इस संगठनात्मक क्षमता का उपयोग
भारत को मजबूत करने के लिए और पुनः विश्व गुरु के पद पर आसीन करने की संकल्प की प्रतिपूर्ति के लिए बैठक आयोजित की गई। सम्मेलन में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए और सभी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य स्पष्ट रहा, देश को आत्मनिर्भर बनाने में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। इधर बिलासपुर के लखीराम अग्रवाल ऑडिटोरियम में बुधवार को एक भव्य और गौरवपूर्ण आयोजन हुआ। शहीद वीर नारायण सिंह की जयंती के अवसर पर जनजाति युवा संगम और जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम का विशेष आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम जनजाति गौरव दिवस आयोजन समिति बिलासपुर और युवा वनवासी विकास समिति बिलासपुर द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। पूरे ऑडिटोरियम में जनजातीय संस्कृति, परंपरा और सम्मान की गूंज सुनाई दी। कार्यक्रम की शुरुआत शहीद वीर नारायण सिंह को श्रद्धांजलि देकर की गई। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि शहीद वीर नारायण सिंह सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की आन बान और शान है। उन्होंने अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई और अपने समाज की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को हमेशा स्वर्ण अक्षरों में याद किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि 15 नवंबर जनजाति गौरव दिवस सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष, त्याग और राष्ट्रभक्ति को याद करने का संकल्प है। बिरसा मुंडा ने जनजाति समाज को जागरूक किया, उन्हें एकजुट किया और अत्याचारों के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा दी। शहीद वीर नारायण सिंह जी के साथ क्या किया, ये बताता है कि जिस कायराना हरकत करते हुए शहीद वीर नारायण सिंह जी को शहीद किया, ये केवल इतना ही संकेत करता है कि अंग्रेजों को कितना खौफ था शहीद वीर नारायण सिंह से, कितना डर था और कितना उन्हें परेशान करके रखा था। एक जमींदार परिवार में जन्म लेकर भी कैसे आम लोगों के लिए चिंता करना, कैसे समाज के लिए चिंता करना, कैसे देश के लिए काम करना, ये किसी से प्रेरणा मिलती है तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह से मिलती है। कार्यक्रम में समाज के युवाओं को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि जनजाति समाज के इतिहास, संस्कृति और वीरता को पढ़ना, समझना और आगे बढ़ाना बेहद ही जरूरी है। जनजातीय नायकों ने कठिन परिस्थितियों में लड़ाई लड़ी है और वही विरासत है जो आज के युवाओं को शक्ति और दिशा देती है। समिति के अध्यक्ष ने बताया कि ये कार्यक्रम 15 नवंबर बिरसा मुंडा जयंती से शुरू होकर पूरे 1 महीने तक चल रहा था और बुधवार को इसका भव्य समापन किया गया। उन्होंने प्रधानमंत्री और राज्य सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनजाति समाज के गौरव को राष्ट्रीय मंच मिला है, जो पूरे समुदाय के लिए सम्मान की बात है। ये जनजाति गौरव दिवस का समापन दिन है और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में घोषित किया है, जिसके उपलक्ष्य में हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी में ये प्रोग्राम चला है और उसका समापन दिन है। लेकिन आज 10 दिसंबर को हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण जी का शहादत दिवस है। मैं उनको नमन करता हूं और ये जो है ये अपना इतिहास बताने का गौरव दिन था और ये जो इतिहास है हम इतिहास को खुद ही अपना इतिहास खुद ही बताएं, क्योंकि आज जो इतिहास पढ़ते हैं वो अन्य समाज या अन्य लेखकों के द्वारा जो लिखा गया है और उसमें क्या है कि अभी जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो चलाया गया है इसमें ये बहुत अच्छा है समय है कि हमारा जितना कॉलेज है, यूनिवर्सिटी में है, हमारे जितने प्रोफेसर हैं जो डॉक्टरेट डिग्री लेना चाहते हैं उनको शोध करने का एक मौका मिल रहा है, क्योंकि अपना इतिहास हम खुद लिखेंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा, महिला समूह और जनजाति समाज के वरिष्ठ लोग शामिल हुए। मंच से एक ही संदेश गूंजा, जनजाति समाज का इतिहास हमारी शान और हमारे वीर सपूत हमारी पहचान है। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। इधर बिलासपुर के तोरवा पावर हाउस में सर्व आदिवासी समाज द्वारा शहीद वीर नारायण सिंह जी का बलिदान दिवस श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया। आयोजन स्थल पर बड़ी संख्या में समाज के युवा और वरिष्ठ जन ने उपस्थित होकर अमर शहीद को नमन किया। 1857 की क्रांति की चिंगारी जगाने वाली सोना खान के वीर नारायण सिंह को याद करते हुए वक्ताओं ने कहा कि गरीबों के मसीहा और छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी का जो बलिदान है वो हर पीढ़ी को अन्याय के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा देता रहेगा।
आज हम उस धरती पर खड़े हैं जहां पर कई वीर सपूतों ने जन्म लिया। उन्हीं में से एक ऐसे वीर का नाम हम आज लेने जा रहे हैं जिन्होंने न केवल इस धरती के लिए लड़ा बल्कि उन्होंने अपने आप को ही बलिदान कर दिया, खासकर उनके लिए जो गरीब तबके के थे। आपको बता दें कि ऐसे जमींदार जिन्होंने अपना ऐश्वर्य छोड़कर सन 1857 की क्रांति में ऐसे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिन्होंने पूरे इस छत्तीसगढ़ में क्रांति लाकर रख दी। हम बात कर रहे हैं शहीद वीर नारायण सिंह बिंजवार की, जिन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लिया। आपको पीछे हम दिखाएंगे। शहीद वीर नारायण सिंह जिन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लिया और अपना पूरा ऐश्वर्य छोड़कर सोना खान के उस जमींदार परिवार से जन्मे शहीद वीर नारायण सिंह बिंजवार जी ने अपना ऐश्वर्य छोड़कर गरीबों के लिए लड़ा। आइए हम बात करते हैं। जी, सबसे पहले आपका नाम क्या है? सुभाष सिंह परते। सुभाष सिंह जी। जी, सुभाष सिंह जी, उन्होंने अपना बलिदान दिया। एक बड़े घर के जमींदार थे, लेकिन उन्होंने जो हालात देखे, ये भारत भूमि अंग्रेज़ों के कब्जे में थी और उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए क्रांति की यज्ञ में अपनी आहुति दी। क्या कहेंगे उनको लेकर आप? जो 1857 के पहले जो विगत 2-3 साल पहले जो स्थितियाँ थी छत्तीसगढ़, और ये जो उस टाइम बरार का क्षेत्र था, मध्य भारत का क्षेत्र था, बहुत बुरी तरीके से प्रदेश प्रभावित था और अकाल की स्थिति निर्मित हुई थी लोगों का। और जो यहाँ के गवर्नर थे उन्होंने लगान की स्थिति को और बढ़ा दिया, जिससे गरीब तबके के किसान, इसमें सिर्फ आदिवासी समाज नहीं, पूरे उनके क्षेत्र के, उनकी रियासत के जो लोग थे सभी प्रभावित थे और छत्तीसगढ़ में भुखमरी की स्थिति निर्मित हो गई थी। तो उन्होंने उस परिस्थिति में जो वहाँ का सेठ था उनसे उन्होंने सहायता मांगी और ये लूट नहीं किया था। उन्होंने अपने लोगों को बचाने के लिए उसके जो गोडाउन में भरा हुआ अनाज था उसको लूट के लोगों में बांटा। उन्होंने पहले तो उन्होंने मांगा था उनसे, बाकी वो जब नहीं दिए तो उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ शिकायत किया और अंग्रेज़ उनको लुटेरे के रूप में गिरफ्तार करके ले गए। और कुछ दिन गिरफ्तार रखने के बाद 1857 आज ही के दिन 10 दिसंबर को उनको जय स्तंभ चौक बिलासपुर में बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित करते हुए फांसी दिया गया। और कहा जाता है कि 19 तारीख 9 दिन तक उसकी बॉडी को लटकाया गया, 19 तारीख को तोप से उड़ाया गया। तो ऐसे वीर बलिदानी की ये भूमि है, छत्तीसगढ़ वीर भूमि है। और सुना खान, हम भी कृतज्ञ हैं, ऐसे वीरों को आज याद कर रहे हैं और ऐसे महापुरुषों के हम पुरखों को मानते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और छत्तीसगढ़ जिसकी स्थिति, आज परिस्थिति आप देख रहे हैं, जिस तरीके से एक बड़ा बृहद वन संपदा से भरा हुआ, अनाजों से भरा हुआ, फिर भी हम अपने महापुरुषों की जिस तरह से उपेक्षा कर रहे हैं, एक समाज विशेष तक अगर सीमित कर रहे हैं, ये भी ठीक नहीं है। वो सब के पूरे छत्तीसगढ़ के महापुरुष हैं, पूरे भारत भर के, और एक इनकलाब उन्होंने लाई थी इस धरती में। तो उनका याद करना हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है। और आज हम इसी तारतम्य में हम आए और हमारे चौक तोरवा परिक्षेत्र के समाज प्रमुख लोग आए और हमने दिया जलाया उनकी याद में। और चूँकि वीर बलिदानियों के जीवन काल को हम एक उत्साह के रूप में मनाते हैं, उनके बलिदान को, तो उसी तरीके से हम मान रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में जगह जगह बड़ा बड़ा आयोजन भी हो रहा है आज। जी, जैसा कि अभी उन्होंने बताया कि हमारे छत्तीसगढ़ में कई वीर सपूतों ने जन्म लिया। आपसे मैं एक सवाल करूंगा, जो हमारे बलिदानी पुरुष हैं उनको युवा भूलते जा रहे हैं, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? जी, मैं सबसे पहले आज जो बलिदान दिवस अमर शहीद वीर नारायण जी का आज देवरी खुर्द परिक्षेत्र में जो मनाया जा रहा है, इनके सबसे प्रथम मैं आज सर्व आदिवासी मंच के प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय सुभाष परते जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ये अहम भूमिका को आज बलिदान दिवस के रूप में मनाने के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अब पूरी बिलासपुर और देवरी खुर्द परिक्षेत्र के सभी आदिवासी समाज के लोगों को इकट्ठा करके आज अमर शहीद वीर नारायण जी का शहादत दिवस जो मनाया जा रहा है, ये महान और अहम भूमिका है, महान कदम है कि आज छत्तीसगढ़ की माटी के सपूत, स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी जिन्होंने प्रथम छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज से आज आदिवासी समाज के और सर्व आदिवासी समाज को बचाने के लिए, भूख से बचाने के लिए उन्होंने अहम कदम उठाए और लड़ते लड़ते शहीद हुए। वैसे महान पुरुष के लिए, महान शहादत दिवस के लिए मैं
हृदय से आभार करता हूँ, सम्मान करता हूँ। और आज जिन्होंने अहम भूमिका में आज सबने इकट्ठा हुए, आदिवासी समाज ने, आज सबको आभार, धन्यवाद। इसी कड़ी में देवरी खुद परिक्षेत्र देवरी बिलासपुर शहर के वार्ड क्रमांक 42 और 43 क्षेत्र में गुणवाना चौक अमर शहीद वीर नारायण के नाम से चौक का नामकरण हुआ है। उसमें हमारे क्षेत्र के सम्माननीय विधायक जी ने अथक प्रयास से और सभी समाज के प्रयासों से वीर शहीद नारायण जी का प्रतिमा भी उन्होंने यहाँ पे उनके नाम से स्वीकृति की राशि कराई है। मैं उन विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, समाज की ओर से आभार देता हूँ और उनको प्रशंसा करता हूँ कि ऐसे महान कृतज्ञ कार्य के लिए उन्होंने एक अहम कदम उठाए हैं, प्रयास किए हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज यहाँ पर वीर नारायण सिंह जी का बलिदान दिवस मनाया गया है। काफ़ी लोग यहाँ मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात ये मैं कहना चाहूँगा कि हम सभी को जिन्होंने हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया है उनको नहीं भूलना चाहिए, उनको याद करना चाहिए। और ख़ासकर युवाओं को जो भूलते जा रहे हैं उन वीर सपूतों को जिन्होंने हमें आज़ादी के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, खुद को भी बलिदान कर दिया। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे, ग्रैंड न्यूज़। प्रदेश के जाने माने कारोबारी और ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा जी की माताजी स्वर्गीय प्रकाश कौर होरा जी का अंतिम अरदास श्याम नगर गुरुद्वारे में भावभीनी माहौल में संपन्न हुआ। अंतिम अरदास में पहुंचे लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोकाकुल परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की। अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हुसे भी सच। अंतिम अरदास में पहुंचे विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने इस दुख की घड़ी में कहा कि स्वर्गीय प्रकाश कौर होरा को मेरी श्रद्धांजलि है और भगवान इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ है। सभी का मनोबल कम ना हो, भगवान उन्हें शक्ति प्रदान करे और मृत आत्मा को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे। मैं माता जी से प्रार्थना करता हूँ कि वो अपना एक दुखी परिवार साथ में छोड़ के चले गए हैं, उनके लिए भी वहाँ से आशीष बख्शें। उनके बच्चे दिलेर भाई, गुरुचरण जी, प्रीतपाल जी सब और होरा परिवार सभी दुखी हैं। उनके लिए उनसे सद्गुरु से आशीर्वाद भेजें और इनके आगे भविष्य उज्जवल होता रहे, यही प्रणाम करते हैं। वो माता जी तो अब देवी स्वरूप हो गई हैं, ईश्वर स्वरूप हो गई हैं। सतुदेव सद्गुरु की तरह वो उनका आशीर्वाद हमें फलेगा, हम सबको यही प्रार्थना करते हैं। अंतिम अरदास में पहुंचे भाजपा के वरिष्ठ नेता सच्चिदानंद उपासने ने बताया कि होरा परिवार और हमारा परिवार एक घर जैसा ही था। इनकी माताजी में मेरी माताजी की छवि दिखती थी और हम कई बार उनके घर जाकर उनके हाथों से बना भोजन भी ग्रहण किए हैं। बहुत ही अच्छी समाज सेवी और कठिन परिस्थितियों में परिवार को संभालने वाली ऐसी माता को आज हमने खो दिया है, जिनका हमें दुख है। भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान दुख की इस घड़ी में इस परिवार को शक्ति प्रदान करे। गुरुचरण और प्रतिपाल की माता जी नहीं थी, अभी तो मैं बहुत ही बाल्यकाल से बहुत छोटा था, तब से माता जी का सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ। बहुत विपरीत परिस्थितियों में, आज जिन परिस्थितियों में ये तीनों बेटे हैं, बहुत विपरीत परिस्थितियों में इस परिवार को मैंने बढ़ते देखा है। इस परिवार के बच्चे जो है साइकिल पर डब्बे लेकर जो है तेल के डब्बे लेकर धोना, उसको बेचना, और माता जी का भी कर्मशील जो स्वभाव था, धार्मिक स्वभाव था, सबके प्रति मिलनसार स्वभाव था, वो स्वभाव है। बच्चों की शिक्षा किस प्रकार से हो, उनको योजनाबद्ध योजना थी कि कर्म करते हुए मेरे बच्चे जो हैं धर्म का काम भी करें और आर्थिक उपार्जन भी करें। और इस प्रकार से उन्होंने अपने तीनों बच्चों को पढ़ाई भी कराया, विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष किया जीवन से, और जब संघर्ष का फल जो है आज उनको मिला और इस स्थिति में ये बच्चे आए हैं, तो ये वास्तव में उनकी धार्मिक कुशलता, उनके धार्मिक व्यवहार, उनकी मेहनत, उनका कर्मशील व्यवहार, और ऐसे बच्चे जो
एक एक अपने अपने स्थान पर, और बहुत ही जिन लोगों ने स्थान कमाया, नाम कमाया, संघ के स्वयंसेवक के रूप में भी और शिक्षा वर्ग भी किया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में भी हमारे साथ किया। तो इन सब कामों के लिए भी माताजी का आशीर्वाद जो है और प्रोत्साहन उनको हमेशा मिलता था। हम तो कई बार हम लोगों ने उनके रोज़ ही उनकी बनाई हुई रोटियां हम खाते थे, रोज़ ही उनके साथ बैठकर थाली में खाना खाते थे, प्रसाद खाते थे। ऐसा सौभाग्य मुझको मिला है। मैं धन्य हूँ ऐसी माता जिन्होंने ऐसे पुत्रों को जन्म दिया, जिन्होंने हम सबको मार्गदर्शन दिया। मैं अपनी उपासना परिवार की ओर से, अपने मित्र साथियों की ओर से, विद्यार्थी परिषद से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर। रायपुर पश्चिम विधानसभा के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने भी इस अंतिम अरदास में आकर माता प्रकाश कौर होरा को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, ये बहुत ही दुख का समय है। होरा परिवार की सबसे वरिष्ठ और पूजनीय माताजी का निधन हो गया है। अंतिम अरदास में हम आए हैं, यही प्रार्थना करेंगे कि भगवान उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिवार को हौसला दे। ये दुख की घड़ी है, इस घड़ी में भगवान इस परिवार के साथ हमेशा रहेगा। देखिए, किसी भी घर में माता का चले जाना अपने आप में बहुत कठिन समय होता है, और माँ पिता के रहने से एक बड़ा हाथ, बड़े से बड़ा काम व्यक्ति कर लेता है, लेकिन परिवार में माता का चले जाना अपने आप में दुखद टाइम होता है। मैं इस दुख की पीड़ा में होरा परिवार के साथ दिलेर होरा जी, गुरुचरण होरा जी, प्रतिपाल होरा जी, तीनों की मदर थी और बहुत मेहनत करके इनको पढ़ाया लिखाया और एक बड़ी तालीम देकर अच्छी जगह पहुंचाने का काम किया है। और जिस प्रकार से माता की सेवा ये तीनों भाइयों ने की, अपने आप में बेटे का पुत्र इन लोगों ने निभाया है। मैं इस दुख की घड़ी में इस परिवार के साथ हम सब हैं। भगवान इनकी माता को अपनी श्री चरणों में स्थान दे और परिवार को ताकत और संबल दे। इस कार्यक्रम में केवल राजधानी ही नहीं बल्कि प्रदेश भर से बड़े नेता आए हुए थे। पूर्व कैबिनेट मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रेम प्रकाश पांडे ने कहा, काफी करीबी हमारा रिश्ता होरा परिवार से रहा है और मैं माताजी से अक्सर मिला हूँ। ये समय दुख सहने का है, भगवान इस परिवार के साथ है। इस दुख की घड़ी में अंतिम अरदास में हम आए हुए हैं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि परिवार को ये दुख की घड़ी सहने की क्षमता दे। आज इस अंतिम अरदास में सब उपस्थित हुए थे। माँ तो सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ये नॉन रिफंडेबल इमोशनल बैंकर है। माँ सबको पाल पोस के बड़ा की, उनके प्रति श्रद्धांजलि है। इस अंतिम अरदास में निगम आयोग के अध्यक्ष भी आए हुए थे, जहां अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अमरजीत छाबड़ा, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज, रायपुर नगर निगम नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी और भाजपा नेता केदार गुप्ता समेत तमाम बड़ी हस्तियों ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि ये जीवन है, जीवन और मृत्यु सच्चाई है। जो इंसान धरती पर पैदा होता है उसे भगवान के पास जाना ही पड़ता है। माताजी प्रकाश कौर होरा हमारे लिए एक आदर्श हैं, जिन्होंने समाज में बहुत सारे काम किए हैं, अपने परिवार को संभाला है, बच्चों को अच्छी परवरिश दी और एक लंबा जीवन समाज के लिए दिया है। सिख समाज में बड़ी आदरणीय रही हैं। बहुत ही लंबा संघर्ष भरा जीवन उनका रहा और इस दुख की घड़ी में हम उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वहीं विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा कि प्रकाश कौर होरा जी का निधन बहुत ही दुखद है। भगवान उनकी आत्मा को श्री चरणों में स्थान दे और ऐसी में प्रार्थना करता हूं परिवार को शक्ति प्रदान करे। ये परिवार बहुत ही दुखी है क्योंकि सबसे बड़ी घर की माता का इस प्रकार से चले जाना सभी के लिए दुखदायी है। मैं इस परिवार के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आज होरा परिवार में जो दुख का घड़ी आया है, प्रकाश कौर माता जी का निधन हुआ है, मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर हुए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि परिवार को दुख सहने का शक्ति प्रदान। एक माँ का जाना बहुत दुखद होता है और जिनकी माँ के जो चरण है, चरण में जन्नत है और आज वो देखने को मिल रहा है कि होरा परिवार ने कितना भाईचारा और सबके साथ करे है, तो यही एक माता जी को सच्ची श्रद्धांजलि है। माता प्रकाश कौर जी का निधन हुआ, एक लंबा जीवन उन्होंने बिताया परिवार में। उनके गुरुचरण होरा जी, प्रतिपाल होरा जी, दिलेर होरा जी, जिन्होंने एक समाज में एक स्थान पाया है। माता जी ने जितनी सेवा देश के लिए, समाज के लिए की है, आज हम सभी देख रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने उपस्थित हुए हैं। मैं अपनी ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परिवार को यह दुख सहन करने की क्षमता दे, भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। देखिए, होरा परिवार जी की माता जी का देहांत हुआ है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको इतनी हिम्मत दे कि इस दुख का साहस, इस दुख को सहने का साहस उनके अंदर हो। और माताजी ने सारा जीवन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और दीक्षा दी है और भरा पूरा परिवार छोड़ के गई है, तो मृत आत्मा को ईश्वर अपनी श्री चरणों में स्थान दे, ऐसी कामना करता हूं। दुखद क्षण है। माताजी की उम्र चाहे कितनी भी हो, लेकिन माताजी का जाना एक बड़ा ही क्षति माना जाता है और इस परिवार से मेरे पारिवारिक रिश्ते रहे हैं।
तीनों भाइयों के साथ मेरी बड़ी निकटता रही है और आज अंतिम अरदास में शामिल हुए, प्रेरणा मिली, माता जी के द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी मिली। निश्चित रूप से बहुत पुण्य आत्मा थी वो। भगवान गुरु बाबा उनको अपने चरणों में स्थान दे, आवागमन के रास्ते से मुक्त करे और हमेशा उनका आशीर्वाद होरा परिवार के साथ साथ उनके शुभ चिंतकों पे भी रहे। अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। तखतपुर के पुराने थाना परिसर में प्रस्तावित नए चौपाटी निर्माण को लेकर मंगलवार को बड़ा विवाद खड़ा हो गया। आपको बता दें कि नगर पालिका द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से चौपाटी निर्माण के लिए कार्य प्रारंभ किया गया था, लेकिन पुलिस विभाग ने पहुंचकर काम रुकवा दिया। पुलिस का कहना है कि यह भूमि विभागीय स्वामित्व वाली है, इसलिए निर्माण से पहले कागजी प्रक्रिया पूरी करना आवश्यक है। इस रोक के बाद नगर पालिका और पुलिस विभाग आमने सामने की स्थिति में आ गए। मामले की सूचना मिलते ही कांग्रेस पार्टी के पार्षद मौके पर बैठकर विरोध जताने लगे। दूसरी ओर क्षत्रिय विधायक धर्मजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी के कुछ पार्षदों के साथ बिलासपुर स्थित पुलिस अधीक्षक से मिलने पहुंचे। मुलाकात के बाद विधायक धर्मजीत सिंह ने ये बताया कि उन्होंने एसपी से विस्तृत चर्चा की है, जिसके बाद निर्माण को लेकर जो भ्रम की स्थिति थी उसे दूर कर लिया गया है। एसपी ने जनहित के कार्यों में हर संभव सहयोग का आश्वासन भी दिया है। अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि संबंधित विभाग आवश्यक दस्तावेजी औपचारिकताएं पूरी करते ही चौपाटी निर्माण कार्य फिर से सुचारू रूप से शुरू किया जा सकेगा। देखिए, मैं तखतपुर में एक चौपाटी बनना है, उस भूमि के बारे में कुछ कन्फ्यूज़न था, उसको माननीय एसपी साहब से मिलके उसको दूर किए हैं और माननीय एसपी महोदय ने उसमें सहानुभूतिपूर्वक विचार करके तखतपुर के जनहित के काम में उन्होंने मदद कर दी है। क्या कुछ योजना थी और किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा जिसलिए क्या आपको यहाँ आना पड़ा? वो चौपाटी बनना है, उस चौपाटी के ज़मीन में कुछ कन्फ्यूज़न था तो उसको हमने दूर कर दिया। एसपी साहब भी उसको मान लिए, उन्होंने सहृदयतापूर्वक उस पर सहयोग किया है, उसके लिए हम उनके प्रति आभार भी व्यक्त करते हैं। 1.5 साल से इसका डिक्लेरेशन हो चुका था, यहाँ चौपाटी बननी है। 4 दिन पहले हमने कार्य प्रारंभ किया, भूमि पूजन इसका मंत्री जी उप मुख्यमंत्री जी करके गए थे, तो 4 दिन पहले ही आके काम क्यों रुकवाया गया? जब 1.5 साल से आपको पता था यहाँ बनने वाली, आपने क्यों स्टे या कुछ क्यों ऐसा नहीं किया? अभी 4 दिन पहले ही क्यों किया? मुझे इसकी ये जानना था। और नगर के विकास के लिए ये चौपाटी बन रही है, अगर इसे कोई रोकना चाह रहा है तो कौन है इसके पीछे? सबसे पहले तो ये पता चलना चाहिए ना कि कौन इस कार्य को रोकना चाह रहा है। बहुत अच्छी बात है अगर उन्होंने इस चीज़ का संज्ञान लिया तो बहुत अच्छी बात है उन्होंने, और मैं चाहती हूँ कि पहले से उनको ये सब चीज़ों को कंट्रोल रखना था। टीआई सर आके काम रुकवा रहे हैं तो ये कोई चीज़ नहीं है, तो कोई पब्लिक काम है, कोई प्राइवेट हमारा पर्सनल काम तो था नहीं। 1.5 साल से प्रोसेस हो रहा था, पैसा आ चुका है, काम विधि पूर्वक चालू हुआ, तो इसमें रोक का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। और अगर वाकई ये काम फिर से शुरू हो रहा है तो मैं सबको फिर से बधाई देना चाहूँगी कि नगर तखतपुर विकास की कड़ी में एक और नया विकास जुड़ने वाला है। वक्त हो चला है एक फिर से छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन।
जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बड़े स्तर पर निरीक्षकों और उप निरीक्षकों का तबादला आदेश जारी किया है। जी हां, आपको बता दें कि कई थानों के प्रभारी बदले गए हैं। कुछ अधिकारियों को नई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई है। जारी आदेश के अनुसार निरीक्षक संजय सिंह राजपूत को रतनपुर से रक्षित केंद्र बिलासपुर, निरीक्षक नीलेश पांडे को रक्षित केंद्र से रतनपुर, निरीक्षक किशोर केवट को सिरगिट्टी से तोरवा थाना, निरीक्षक अभय सिंह बैस को तोरवा थाना से सिरगिट्टी, निरीक्षक उमेश साहू को बिल्हा से चकरभाटा थाना, जबकि निरीक्षक उत्तम साहू को चकरभाटा थाने से शिकायत शाखा पुलिस अधीक्षक कार्यालय, इसके साथ ही निरीक्षक अजहरुद्दीन को SCU से हटाकर मस्तूरी थाना तथा निरीक्षक अवनीश पासवान को रक्षित केंद्र से बिल्हा थाना की जिम्मेदारी दी गई है। जी हां, आपको बता दें कि निरीक्षक अनिल अग्रवाल को रक्षित केंद्र से कानून व्यवस्था यानी कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय शहर में पदस्थ किया गया है। वहीं उप निरीक्षक हेमंत आदित्य को थाना सकरी से स्थानांतरित कर SSU का प्रभारी बनाया गया है। SSP बिलासपुर द्वारा जारी इस आदेश की प्रतिलिपि सभी संबंधित अधिकारियों को प्रेषित कर दी गई है। साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि सभी अधिकारी तत्काल प्रभाव से अपनी नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण कर लें। इधर बिलासपुर में एक जमीन सौदे को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, जहां एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि उसके साथ न सिर्फ धोखाधड़ी की गई बल्कि साजिशन उसे लंबे समय तक गुमराह भी किया गया। पीड़ित का दावा है कि सुकांत विश्वकर्मा नामक व्यक्ति ने पहले राशि लेकर इकरारनामा किया, रजिस्ट्री के नाम पर लगातार टालता रहा और बाद में वही जमीन किसी और को बेच दी। मामला उस समय शुरू हुआ जब मोहम्मद आदिल ने 6540 वर्ग फुट जमीन को 23 लाख रुपए में खरीदने का सौदा सुकांत विश्वकर्मा से किया। 22 अगस्त 2025 को नोटरी के सामने इकरारनामा तैयार हुआ, जिसमें सुकांत की पत्नी कविता विश्वकर्मा की सहमति भी शामिल थी। आदिल ने कुल 5,01,000 रुपए बतौर बयाना और बाद में 3 लाख रुपए RTGS से देकर कुल 8,01,000 रुपए सुकांत को सौंप दिए। लेकिन जब रजिस्ट्री की तारीख नज़दीक आई तो सुकांत लगातार टालता रहा। कभी कागज तैयार होने की बात कही तो कभी भूमि परिष्टि की बात कहकर समय बढ़ाता रहा। इसी बीच खबर आई कि वही भूमि मनोज सिंह नामक व्यक्ति को बेची जा चुकी है और इसी तरह का विवाद पहले भी उस जमीन को लेकर सामने आ चुका है। परसों शाम को 4:55 में मेरे खाता में वो पैसा को डाल दिए वापस, जो मेरे से अनुबंध में जो पेमेंट लिए थे वो 8,01,000 रुपये मेरे अकाउंट में वापस डाल दिए। वो जो मेरे से अनुबंध में से RTGS के माध्यम से पैसे लिए थे वो, जबकि भूमि को खरीदने से के समय में भूमि बनाने में भी खर्चा आता है और ब्रोकर्स रहते हैं उनको भी कुछ खर्च देना पड़ता है और भी अधिक ऐसा खर्च आता है, ज़मीन को लेआउट कराना और नक्शा पास कराना, टोपोग्राफी कराना है। और दूसरी बात वो खर्चे की बात तो नहीं है, बात यह है कि रिवेन्यू स्टाम्प का कोई महत्व नहीं है क्या? कोई आदमी कभी भी एग्रीमेंट कर लेगा और उस पैसे को मार्केट में घुमा लेगा और अपने स्तर से फिर वो पैसा वापस करके अपने मन में ये सोच लेगा कि ये जो एग्रीमेंट अब कैंसिल हो गया है और प्रशासन उसका मदद करे इस मामले में। आज मेरे को ये बोल रहे हैं, आज मेरे को मैं थाना आया था तो मेरे को थाने में थाना प्रभारी महोदय जी ये बोले कि अब तो आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, बोले मामला थाने का नहीं रहा, बोले आप कोर्ट जाइए, कोर्ट में केस लड़िए। अब मैं कोर्ट जाऊंगा, कोर्ट में केस लड़ूंगा, कोर्ट का फैसला 5 साल बाद आएगा और 5 साल बाद मेरे को फिर ये 8 लाख रुपए वापस मिलेगा, तो फिर थाने का महत्व क्या रहेगी? अगर धोखाधड़ी के मामले में हम थाना नहीं आएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? पीड़ित मोहम्मद आदिल का कहना है कि जमीन को लेकर इकरारनामा बनने के बाद उन्होंने न सिर्फ बयाना दिया बल्कि भूमि से जुड़े अन्य कामों में भी अतिरिक्त खर्च किया और इसी दौरान एक दिन पहले सुकांत ने अचानक पूरी राशि उनके खाते में वापस डाल दी। पीड़ित का सवाल है कि अगर कोई व्यक्ति अनुबंध करे, पैसे लेकर उसका उपयोग करे और फिर मनमर्जी से कुछ दिनों में वापस लौटा दे तो फिर अनुबंध का अर्थ ही क्या रह जाता है। आदिल अब सुकांत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराना चाहता है, लेकिन उसे कार्रवाई के बजाय बार बार कोर्ट जाने की सलाह दी जा रही है, जिससे उसकी परेशानियां बढ़ गई हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।
सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सर्किट हाउस के सामने सोमवार सुबह हुए एक भीषण हादसे में मुंगेली जिले के घोटेली निवासी और बिलासपुर के मंगला क्षेत्र में रहने वाले रुपेश गेंदले की मौत हो गई। बताया गया कि जिम जा रहे रुपेश अपनी बाइक से गुजर रहे थे, तभी सड़क किनारे खड़ी एक कार ने कार का ड्राइवर था, उसने अचानक से दरवाजा खोल दिया, जिससे तेज रफ्तार में आ रहे रुपेश दरवाजे से टकराकर सड़क पर गिर पड़े और ठीक उसी समय सामने से आ रही दूसरी बाइक का पहिया उसके सीने पर चढ़ गया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई। स्थानीय लोगों द्वारा तुरंत अस्पताल पहुंचाए जाने के बावजूद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मैग्नेटो मॉल के पास चाट गुपचुप की दुकान चलाने वाले रुपेश की मौत की खबर से परिवार में शोक है। वहीं पुलिस ने कार चालक और दूसरी बाइक सवार की पहचान कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सर्किट हाउस के पास की घटना है। ये एक कार वाला उस रोड पे कार को खड़ी किया और उतरने के लिए दरवाज़ा खोल रहा था कि ये जो मृतक है वो उस दरवाजे से टकरा गया। वहाँ गिर जाने के कारण से फिर एक दूसरा बाइक वाला जब उधर से जा रहा था उस बाइक को उसके ऊपर चढ़ा दिया। इससे उसको काफ़ी चोट आई थी, हॉस्पिटल ले गए थे जहाँ पे उसकी डेथ हो गई थी, जिसमें मर्ग कायम कर जाँच की जा रही है। सिविल लाइन पुलिस की रात्रि गश्त उस समय कारगर साबित हुई जब शांतिनगर क्षेत्र में एक संदिग्ध युवक पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस टीम ने तुरंत घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया, जिसकी पहचान संजय ध्रुव निवासी सकरी अटल आवास के रूप में हुई। तलाशी में उसके पास से सोने चांदी के जेवर, नकदी और सिक्के मिले। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि ये सामान उसने देवेंद्र नगर स्थित एक सूने मकान से चोरी कर हासिल किया है। उसकी बताई गई जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और मकान मालिक चंद्रभान सिंह ठाकुर से संपर्क किया गया, जिन्होंने घर में हुई चोरी की पुष्टि की। इसके बाद पुलिस ने 1,25,000 रुपए का पूरा चोरी किया गया सामान बरामद कर लिया और आरोपी को गिरफ्तार करते हुए न्यायिक रिमांड पर भेजने की कार्रवाई की। देवेंद्र नगर में एक घर के सूने मकान में चोरी की वारदात हुई थी। उसमें रात्रि में गश्त दौरान एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा था, जिससे मेरे साथ जो स्टाफ रहे हैं वो उनको पूरा दौड़ाकर घेराबंदी कर पकड़े। मौके पर जब चेक किए तो वो अपना नाम संजय ध्रुव अटल आवास सकरी का बताया था और उसके पास से मौके पर से ही सामान बरामद हो गया था, जिसमें काफ़ी मात्रा में चांदी के जेवरात थे और सोने के थे और नकदी केस और सोने के उसमें सिक्के वगैरह थे। कुल 1,25,000 रुपये कीमती बरामद किया गया है। चोर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजी जाएगी। वक्त हो चला है फिर से एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लिंगियाडीह में पिछले कई दिनों से महिलाएं अपने मकानों को तोड़े जाने के विरोध में लगातार आंदोलन कर रही हैं। प्रशासनिक कार्रवाई के खिलाफ ये आंदोलन अब और मजबूत हो चुका है, क्योंकि बुधवार को मस्तूरी विधायक दिलीप लहरिया स्वयं धरना स्थल पर पहुंचे और महिलाओं के संघर्ष को खुला समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि लिंगियाडीह के लोग वर्षों से यहाँ रहकर अपना जीवन बिता रहे हैं, ऐसे में अचानक से उन्हें बेघर कर देना अमानवीय है और न ही न्याय संगत है। विधायक लहरिया ने ये भी बताया कि सड़क निर्माण के लिए जितनी भूमि की आवश्यकता थी वो पहले से ही अधिग्रहित की जा चुकी है, इसलिए अब मकान तोड़ना पूरी तरह से अनुचित है। उन्होंने आंदोलनकारियों को भरोसा दिलाया कि वो इस मुद्दे को आगामी विधानसभा सत्र तक जरूर लेकर जाएंगे, ताकि प्रभावित परिवारों को राहत, सुरक्षा और पुनर्वास से जुड़ा उचित समाधान मिल सके। दुर्गा नगर लिंगियाडीह चौक में लगातार आज 19वां दिन अनिश्चितकालीन हड़ताल है, 19वां दिन जारी है, जिसमें सर्वदलीय मंच के द्वारा ये आंदोलन किया जा रहा है। इसमें मुख्य हमारे आम जनता का, गरीब हमारे भाई बहनों का ये मांग है कि लिंगियाडीह हमारे हृदय स्थल है और यहाँ पूर्व में 10 रुपये शुल्क भी लिया जाता था,
लिया गया है ताकि हर वर्ग फीट के हिसाब से 10 रुपये शुल्क आप जमा करिए, आपको पट्टा दिया जाएगा। ये ऐसा एक वादा भी हुआ था। जिस समय माननीय हमारे अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय ये घोषणा भी हुआ था कि इसको हमारे रहने के लिए ये जगह व्यवस्थित किया जाएगा। लगभग 3 एकड़ कुछ डिसमिल ऐसा है। हमारे मकान थे जो हमारे गरीब हमारे परिवार के माता बहनें रह रहे थे, उसको अचानक बगैर नोटिस दिए तोड़ दिया जाता है। ये कहाँ के न्याय है? और आज लगातार जैसे आप कह रहे थे कि सूद नहीं लिया जा रहा है, बात सही है कि सरकार द्वारा इसमें कोई प्रकार का सूद नहीं लिया गया है। ये इसके लिए हम लोग ज्ञापन देने में आदरणीय हमारे दिलीप पाटिल जी जो पार्षद हैं इस वार्ड के, उसके साथ हम लोग भी गए थे, मैं भी गया था कलेक्टेड। और अब ये मेरे ख्याल से ये बात को मुद्दा को विधानसभा में उठाया जाएगा ताकि न्याय मिले। और इस तरह से ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो दोहरी नीति है, डबल इंजन की सरकार है, ये गरीबों को बसाने के बजाय उजाड़ने का काम कर रही है, इसका हम विरोध करते हैं। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सत्यम चौक सिग्नल के पास लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने का गंभीर मामला सामने आया है। CG10 AR 5196 नंबर की कार के चालक ने पीछे से एक पल्सर बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक घायल हो गया, जबकि कार चालक ने रुकने का बहाना बनाते हुए मौके से फरार होने की कोशिश की और वहां से भाग निकला। ये घटना साफ दिखाती है कि लापरवाही से वाहन चलाने का नतीजा कितना खतरनाक हो सकता है। लगातार यातायात पुलिस सावधानी पूर्वक वाहन चलाने, ट्रैफिक नियमों का पालन करने और खुद की व दूसरों की सुरक्षा को ध्यान में रखने की अपील करती आ रही है, लेकिन इसके बावजूद लोग समझने को तैयार नहीं है, जिसका परिणाम ऐसे हादसों के रूप में सामने आते रहता है। बिलासपुर रेल मंडल देश का सबसे ज्यादा कमाई देने वाला रेल मंडल है, लेकिन तस्वीर जो सामने आ रही है उसने सिस्टम की लापरवाही की ऐसी पोल खोल दी जिसे नजरअंदाज करना अब मुमकिन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के साफ आदेश है कि कोयला जैसे प्रदूषणकारी माल को बिना तिरपाल ढके ले जाना पूरी तरह से प्रबंधित है, लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ आदेश सिर्फ कागजों तक सीमित है और जमीन पर उनकी कोई कीमत नहीं दिखती। फिर एक बार बिलासपुर से रायपुर की ओर जाने वाली मालगाड़ी खुली वैगनों में कोयला लेकर गुजरती दिखी। तेज हवा के साथ कोयले की काली धूल धुआंधार उड़ती रही। आपको बता दें कि जिसने पूरे इलाके को जैसे कालिक से भर दिया। ये उड़न धूल सिर्फ हवा को जहरीला नहीं बना रही, बल्कि रेलवे ट्रैक किनारे बसे गाँव, किसानों और आम राहगीरों के लिए बड़ा खतरा बन चुकी है। किसानों का दर्द साफ झलकता है। वे कहते हैं फसल काली पड़ रही है, पत्ते सूख रहे हैं और नुकसान की भरपाई कोई नहीं करता। खेतों में खड़ी फसलें लगातार कोयले की परत से ढक रही है और उपज पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। विडंबना ये है कि ये लापरवाही भारत के टॉप रेवेन्यू रेल मंडल में हो रही है, जहां नियम कायदों का ढेर तो है पर अमल ना के बराबर। स्थानीय लोगों का गुस्सा भी अब खुलकर सामने आ रहा है। उनका कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश इतने कड़े हैं तब भी रेलवे की ढीली कार्यशैली समझ से परे है। लोगों का आरोप है कि कोल वैगनों को ढकने की प्रक्रिया में भारी लापरवाही हो रही है और इसका सीधा असर जनता, किसानों और पर्यावरण पर पड़ रहा है। धूल से होने वाली बीमारियां बढ़ रही है, खेत बर्बाद हो रहे हैं और रेलवे सिर्फ कागजों में कार्रवाई दिखा रहा है। जब इस मामले पर बिलासपुर रेल मंडल के सीनियर DCM अनुराग कुमार सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि रेलवे के द्वारा माइनिंग कंपनियों और उपभोक्ताओं को लगातार पत्राचार किया जा रहा है कि वैगन को ढककर ही लोडिंग करें। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। नहीं, देखिए, जो कोयले का जो परिवहन है या इसको जो लोडर पार्टीज हैं वो मेनली माइनिंग कंपनियां हैं, जो SCCL हैं या MCL हैं, और जो उसके यूज़र जो हैं वो पावर हाउसेस हैं। तो पावर हाउसेस को और माइनिंग कंपनीज़ को भी रेगुलर पत्र व्यवहार किया जा रहा है कि आप इसको अपने कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड करें, क्योंकि हम तो एक ट्रांसपोर्टर है कि कोयला का उत्पादन जो है माइनिंग कंपनियों के द्वारा किया जाता है, कोयला का जो खपत है वो पावर जनरेशन कंपनियों में किया जाता है। तो जो खपत कर रहे हैं और जो उत्पादन कर रहे हैं तो उनको बराबर पत्र लिखा जा रहा है इस संदर्भ में। कुछ एक केसेस में नहीं होता होगा या कभी किसी केसेस में जो तारपुलिन है वो फट जाता होगा, लेकिन इसको सुचारू रूप से पालन कराने के लिए रेलवे की तरफ से पत्राचार और अन्य तरीके से कराया जा रहा है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या बिलासपुर रेल मंडल इस खुली लापरवाही पर सख्त कदम उठाएगा या फिर देश का सबसे ज्यादा कमाई करने वाला रेल मंडल इसी तरह नियमों की धज्जियां उड़ाता रहेगा।
फिलहाल जनता और किसानों की उम्मीद बस यही है, काली धूल से काला सच अब बंद हो और सिस्टम जागे। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर सिविल लाइन थाना क्षेत्र के राजीव गांधी चौक बढ़ई चौल में रहने वाले युवक सूरज ने आरोप लगाया है कि दिनांक 20 जून 2025 को दोपहर लगभग 12:30 बजे के आसपास मकान मालिक नवीन सूर्यवंशी अचानक घर पहुंचा और पुरानी रंजिश को लेकर उसके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की। पीड़ित के अनुसार वो सोकर उठा था, तभी मकान मालिक ने किसी अधिकारी का फोन आने का हवाला देते हुए सूरज को भद्दी और अश्लील गालियां देना शुरू कर दिया। गाली देने से रोकने पर मकान मालिक आग बबूला हो गया और हाथ मुक्के से हमला कर घायल कर दिया, जिससे सूरज के चेहरे पर गंभीर चोट आई। पीड़ित ने बताया कि मकान मालिक लगातार मकान खाली कराने की धमकी देता रहा। सूरज ने आरोप लगाते हुए कहा है कि जिस दुकान में वो काम कर रहा है उसकी कीमत वो पहले ही मकान मालिक को दे चुका है, जिसका एग्रीमेंट और भुगतान से जुड़े वीडियो भी उसके पास मौजूद है। इसके बावजूद मकान मालिक दुकान खाली करने का दबाव बना रहा है और आए दिन गाली गलौज व मारपीट कर रहा है। पीड़ित ने पूरी घटना की जानकारी सिविल लाइन थाने में दी, जहां शिकायत दर्ज कर आगे की कार्रवाई फिलहाल की जा रही है। मैं नवीन वाल गढ़ेवाल से रेंट पे दुकान लिया हूँ। आज से 3 साल हो गया मेरे को लिए हुए। उनको मैं दिया हूँ 7,21,000 रुपये। आज मैं उनसे अपना पैसा बोल रहा हूँ कि मेरे को रिटर्न चाहिए। मैं दुकान और मकान खाली करना चाह रहा हूँ, तो वो बार बार मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं आके। आज फिर बोल रहे हैं कि जान से मार दूंगा, धमकी दे रहे थे मेरे को। मैं उनको बोल रहा हूँ मैं खाली करने के लिए तैयार हूँ, मेरे को मेरा पैसा चाहिए। उसका लिखा पढ़ी, फिर वो बोलते हैं एसपी आईजी सब मेरे संबंध के हैं। मेरे घर में घुस के पिछली बार मारपीट किए थे, FIR करवाया था। आज भी मैं वो दुकान खाली करने के लिए तैयार हूँ, मेरे को मेरा पैसा रिटर्न कर दी। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।